कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार, आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर लें। चूंकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखें, आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप का एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके सामने आयुष दर्पण डिजिटल का विंडो खुला हुआ है। इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप हमारे इस ऐप में आयुष दर्पण डिजिटल में आकर आप कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टोर में जाएं। स्टोर में जाने पर आपको हमारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसीज वाइज पंचकर्मा, मर्मा बिगिनर, क्लिनिकल पंचकर्मा, ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। आप व्यू ऑल कोर्सेज करके सारे कोर्सेज की लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें जैसे अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं हमारा डिसीज वाइज पंचकर्मा, आप कोर्स पर क्लिक करें। कोर्स पर क्लिक करने पर ये इसमें आपको कोर्सेज की डिटेल आपको मिल जाती हैं, कितने लेक्चर्स हैं, क्या हैं। अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। और प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग कुछ अलग तरह से पढ़ाई करते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अस्थि पोषक आहार क्या होना चाहिए।
वो भी आयुर्वेद के दृष्टिकोण से समझना और जानना बहुत जरूरी है। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। आजकल ऐसे कॉमन प्रॉब्लम हो रही है कि लोगों को कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो फिर और अस्थि धातु जो है उसकी मतलब उसका क्षय होने लगता है। तो हमारे पास मॉडर्न डायग्नोसिस लेके ऑस्टोपेनिया, फिर ऑस्टियोपोरोसिस, फिर बोन का पेन होना, ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर होना, या फिर मेनोपॉजल टाइम पे बहुत ज्यादा कैल्शियम की कमी होना, प्रेगनेंसी में कैल्शियम की कमी होना, बच्चों में कैल्शियम की कमी होना। ऐसे जब पेशेंट आते हैं तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हमें क्या क्या दवाइयां देना चाहिए और क्या क्या आहार की योजना करना चाहिए, इस पर हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करते हुए आज के लेक्चर में शुरू करता हूँ। अस्थि जो है वो हमारे मनुष्य के शरीर में मूलभूत ताकत देने का और पूरा जो रचना है हमारा ह्यूमन बॉडी, उसको संरचना देने का काम अस्थि धातु करता है। शरीर का जो आकार है, बल है, वो अस्थि धातु पर ही अवलंबित रहता है, उसी के आश्रित रहता है। स्त्रियों में जब प्रसूति हो जाता है और जब मेंसेस बंद हो जाता है तो मेनोपॉजल एज में हड्डियों में बहुत ज्यादा कैल्शियम की कमी होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है। जैसे कि आप लोगों को डायग्राम में ये स्क्रीन पे दिख रहा है, दोनों बोन में देखिए डिफरेंस, ऑस्टियोपोरोसिस वाला कैसा पेल्विक बोन दिख रहा है, फीमर कैसा दिख रहा है, तो ऐसा हमें दिखाई देने लगता है। ये मतलब जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, ये भरने के लिए आयुर्वेद में सूतिकावस्था में कुछ विशेष आहार विहार बताया गया है। तो विहार में तो हम वातवर्धक जो आहार विहार है वो बंद कर देते हैं, जैसे रात्रि जागरण हो गया, या फिर वातवर्धक आहार, वातवर्धक विहार, जैसे रात्रि जागरण हो गया, हवा में घूमना, पूरी दिशा की हवा को घूमना, तो ये फिर वेगों का धारण करना, ये सब हम विहारात्मक, क्योंकि अस्थि और वायु का आश्रय से संबंध होता है। जितना वायु का प्रकोप होगा उतना अस्थियों में सुशीर्णता, जो पोरोसिस, सुशीर्णता बढ़ती जाती है। वार्धक्यावस्था में भी जब हम लोगों का मनुष्य का जीवन जो रहता है, बाल्यावस्था रहता है, युवावस्था रहता है, वार्धक्यावस्था रहता है, तो वार्धक्यावस्था में अस्थि धातु की निसर्गिता क्षीण अवस्था होती जाती है। अस्थियों में सच्छिद्रता मतलब वो जो पोरोसिस, ऐसे सुशीर्णता निर्माण होने लगती है, तो इसलिए ज्वाइंट पेन शुरू हो जाता है, और थोड़ा भी चोट लग गया तो अस्थि भग्न, फ्रैक्चर होने लगता है। तो ऐसे में या फिर वार्धक्यावस्था, मेनोपॉजल पीरियड में अस्थिक्षय ये न होने के लिए अस्थि पोषक आहार हमें कंटिन्यू करना पड़ता है, लेना पड़ता है। तो आप लोगों के पास भी पेशेंट ऐसे आते होंगे कि कैल्शियम सप्लीमेंट के रूप में हम लोग क्या लें, एलोपैथी के डॉक्टर्स तो देते हैं, आप लोग बताइए कि आयुर्वेद चिकित्सक के हिसाब से आप लोग क्या हमें सजेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले शाकाहारी और मांसाहारी, ये दो प्रकार का आहार हमने डिवाइड किया है। कुछ लोग जो हैं वो शाकाहारी, जो मतलब वनस्पति या सब्जी, शाक सब्जी ये खाते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो नॉनवेज खाते हैं, मांस, मटन, चिकन, मछलियां ये सब खाते हैं। तो पहले तो हमें शाकाहारी जो रहता है पदार्थ वो देखना है, जो कैल्शियम के सप्लीमेंट रहते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम रहता है और जो अस्थि धातु का पोषण करते हैं, पार्थिव द्रव्य रहते हैं और अस्थि धातु का पोषण करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि शाकाहारी हम लोग देखते हैं, तो कुछ तीखी चीजें रहती हैं, जैसे कि कच्चा केला रहता है। कच्चा केला जो रहता है वह बहुत अच्छा ये करता है, कैल्शियम का मतलब सप्लीमेंट रहता है। कच्चा केला खाने के लिए दें। सूजी दें, जो चावल का आटा रहता है वो दें, जीरा, लहसुन वगैरह डाल के। अब महाराष्ट्र में थाली पीठ बनता है, तो थाली पीठ कैसे बनाते हैं तो अभी अर्चना मैम भी बताएंगी, श्वेता मैम भी बताएंगी, मैं थोड़ा उसका रेसिपी बताता हूँ। तो पहले क्या करना है, थाली पीठ लेना है, वो कैसे बनाना है, तो कच्चा केला का आटा लेना है, सूजी लेना है, चावल का आटा लेना है, जीरा, लहसुन, अजवाइन, थोड़ा सा तीखा डालने के लिए थोड़ा सा काली मिर्च डालना है, और नमक, इससे मिला के थाली पीठ बनाया जाता है। जैसे उत्तप्पा बनाया जाता है ना, सेम वैसे ही थाली पीठ बनाया जाता है। इसी तरह से जो चावल का आटा रहता है वो लेना है। दूसरा रेसिपी, उड़द को पहले भून देना है और उसका जो आटा रहेगा वो लेना है। सिंघाड़ा आप लोगों को मालूम है, सिंघाड़ा का आटा लेना है जो हम उपवास में खाते हैं, और मेथी का पाउडर लेना है। इसमें थोड़ा सा तक्र डाल के थोड़ा सा डुबो के रखना है, और उसके बाद में इसका जिस तरह से ये बनाते हैं, उत्तप्पा बनाते हैं, है ना, डोसा बनाते हैं ना, उस तरह से वो बना के नारियल की चटनी के साथ खा सकते हैं। या फिर क्या करना है कि
पूरी बनाना है। पूरी बनाने के लिए क्या करना है कि आटा लेना है, उसमें उड़द का आटा लेना है, सूजी लेना है, और घी में बना के थोड़ा सा तीखा डाल के, नमक डाल के, और उसको पूरी बना के घी में वो खाएं। तो इससे अस्थि पोषक आराम से होते रहता है। इसी तरह से महाराष्ट्र में एक सोल कढ़ी बनाया जाता है। तो नारियल का जो दूध होता है वो लेना है, उसमें थोड़ा सा कोकम का रस डालना है, नमक डालना है, मरीच डालना है, थोड़ा तीखा कुछ भी डाल सकते हैं, और सेंधा नमक डाल के ये सोल कढ़ी रहता है। इसमें भी बहुत ज्यादा कैल्शियम का सप्लीमेंट करने की ताकत रहती है। इसी तरह से क्या करना है कि जो ये रहता है सूखा नहीं, गीला नारियल रहता है, गीला नारियल को पूरी तरह से पीस के और उसमें थोड़ा सा टोमेटो डाल के और वह खाएं। उसमें भी, नारियल में भी कैल्शियम का बहुत ज्यादा तत्व रहता है, टोमेटो डाल के। इसी तरह से नारियल का चटनी, तो नारियल का चटनी के लिए नारियल घिसा हुआ लेना है, मेथी दाना 4-5 लेना है, तिल भून के लेना है, तिल में भी कैल्शियम बहुत ज्यादा रहता है, तिल थोड़ा सा लेना है, काला जीरा लेना है, अजवाइन लेना है, और इसका चटनी बना के खाना है। तो ये भी हमारा अस्थि पोषक आहार है। इसी तरह से गेहूं का उपमा बनाना है, तो उसके लिए पहले क्या करना है कि गेहूं का दलिया लेना है, या दलिया लें या फिर सूजी लें, नहीं आटा लें, उसमें थोड़ा तीखा डालें, नमक डालें, और उपमा जैसे बना के और वह खाएं। इसमें भी कैल्शियम का अस्थि पोषक आहार रहते हैं। इसी तरह से जो हम लोग उपमा खाते हैं, सूजी का, रवा का उपमा खाते हैं, वह भी अस्थि पोषक आहार रहता है। इसी तरह से ये जो गेहूं रहता है उसको भिगो के रखें और उसको पीस के और उसका दलिया टाइप का है, वह भी बहुत ज्यादा अस्थि पोषक आहार रहता है। इसी तरह से उड़द का आटा लेना है, अजवाइन और काला नमक डाल के, पानी डाल के उसका सूप बना के लेना है। तो ये उड़द का जो यूश है, सूप है, यह भी अस्थि पोषक आहार होता है। इसी तरह से आटा लेना है, गेहूं का आटा लेना है, उसमें चतुर्बीज जैसे कि चंद्रशूर है, अजवाइन, मेथी, और जो स्याह जीरा रहता है या कड़ू जीरे, दोनों में से कोई भी लेके और उसका रोटी बना के खाएं। तो जो चंद्रशूर रहता है ना, हम लोग हाइट बढ़ाने के उसमें भी देते हैं, तो उससे बहुत अच्छी हाइट बनती है, उसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम रहता है। मेथी में भी कैल्शियम बहुत ज्यादा रहता है। जीरा और अजवाइन तो दीपन पाचन के लिए है, तो इसका प्रयोग करें। और जो चावल गेहूं का आटा है वह भी बहुत ज्यादा कैल्शियम का सोर्स रहता है। इसी तरह से कुछ मीठी चीजें रहती हैं जो हम लोग कैल्शियम के लिए ले सकते हैं, अस्थि पोषक आहार के रूप में ले सकते हैं। जैसे कि जो गोंद का लड्डू रहता है, डिंक का लड्डू, गोंद का लड्डू, इसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम रहता है, अस्थि पोषक आहार रहता है। ये जो भी खाते हैं ना गोंद का लड्डू, उसको कभी भी अस्थिक्षय, कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं होती है। मेथी का लड्डू या फिर जो चावल के आटे से बनाया हुआ लड्डू है वो, और चावल के आटे से बनाए या गेहूं के आटे से बनाए लड्डू, तो उसमें क्या करना है कि गेहूं का आटा लेना है, बादाम लेना है, तिल लेना है, अखरोट लेना है, और खजूर लेना है या छुहाड़ा लेना है, उसको पीस के पूरा और इसका लड्डू बनाना है। या फिर बादाम का हलवा बनाना है। बादाम का हलवा जो रहता है वो बहुत ही अच्छा अस्थि पोषक आहार रहता है। या मूंग दाल का हलवा, बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाके देखिए, वो लोग जरूर सर्व करते हैं मूंग दाल का हलवा, तो ये बहुत अच्छा कैल्शियम देता है। और बादाम, अखरोट, और एक चारोली नाम का ये रहता है, धान्य रहता है, इसमें दूध में मिक्स करके वो खाएं, बादाम वाला दूध या अखरोट वाला दूध, इससे बहुत अच्छा, मतलब छुहाड़ा वगैरह डाल के और ये डाल के अगर दूध पिए ना, तो ये कैल्शियम का सोर्स रहता है, अस्थि पोषक आहार रहता है। या फिर क्या करना है कि गेहूं का आटा लेना है, उसमें थोड़ा सा सूखा नारियल डालना है, खोबरा, और थोड़ा सूखा मेवा डाल के उसको खीर जैसा बना के और वह सेवन करना है। या फिर क्या करना है कि केला का हलवा बनाना है। तो केला का हलवा कैसे बनाना है कि केला लेना है और नारियल लेना है, घिसा हुआ जो नारियल रहता है वो लेना है, और उसको पूरी तरह से भून के और वह हलवा बना के वो खाएं। या फिर जो चावल रहता है, चावल को भून के और दूध डाल के, या फिर ऐसे बिना भुने भी जो खीर बनता है चावल का, दूध वाला खीर, यह भी अस्थि पोषक आहार रहता है। या फिर क्या करना है कि चावल का जो तंडुलोदक रहता है उसमें भी बहुत ज्यादा कैल्शियम रहता है, अस्थि पोषक आहार रहता है। या फिर सिंघाड़ा का आटा लेना है और वह डाल के सिंघाड़े का आटा का हलवा बना के खाना है, या सिंघाड़े के आटा में दूध डाल के खीर टाइप बना के खाना है। या फिर आमरस लेना है, मैंगो का जूस लेना है, फ्रेश मैंगो को पीस के और उसमें तंडुलोदक डाल के पीना है, इससे अस्थि पोषक आहार रहता है।
फिर इसके बाद पेठा की जो पेड़ा जो रहता है, महाराष्ट्र में पेड़ा की मिठाई जो रहती है, वह अस्थि पोषक आहार रहता है। रोज एक पेड़ा खाएं, जिनको डायबिटीज नहीं है, जो मेहनत वगैरह करते हैं, जिनको कैल्शियम चाहिए, रोज एक पेड़ा खाएं। इसी तरह से क्या करना है कि गेहूं जो रहता है फ्रेश, उसको पीस के उसका जो रस निकलता है उसको दूध में डाल के वह लें, तो ये अस्थि पोषक आहार रहता है। इसी तरह से केला खाने से हमेशा कैल्शियम मिलता रहता है, रोज 2-3 केला खाना चाहिए। मैंगो खाना चाहिए, कटहल जो रहता है वह खाना चाहिए, और जो येलो पंपकिन, रेड पंपकिन जो रहता है, कोहड़ा, जो लाल भोपला हो गया या पीला वाला भोपला, रेड पंपकिन, काशी फल जो रहता है जिससे पेठा की मिठाई बनती है, या पेठा की मिठाई भी कैल्शियम का सोर्स रहता है। सब्जियों में कच्चा केले की सब्जी खाएं या कटहल की सब्जी खाएं, तो ये अस्थि पोषक आहार रहता है। जो लोग मांसाहारी हैं, नॉनवेज खाते हैं, उनको क्या करना चाहिए, अगर कैल्शियम हमेशा चाहिए तो बोन पीस सूप जो रहता है, हड्डियों को तोड़ के और उसका अंदर का मज्जा का वो सूप बना के लें, तो कभी भी ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता है। या फिर एक नली शोरबा रहता है, मोगलाई सूप, ये ले, या नली नहारी मटन पाया, ये ले, मटन और अस्थि का सूप ये ले। या फिर घी में बनाया हुआ ऑमलेट, अंडे का ऑमलेट खाएं, ये भी बहुत ज्यादा अस्थि पोषक आहार रहता है। और क्या नहीं खाना चाहिए कि वो अस्थि धातु को क्षय करता है, तो विरुद्ध आहार नहीं खाना चाहिए। दूध और मछली साथ में नहीं खाएं, दूध और नमक नहीं खाएं, विरुद्ध आहार से अस्थि क्षय बढ़ जाता है। या प्रिजर्वेशन में रखा हुआ, जैसे कि हमने फ्रिज में रखा हुआ है, 10-10 दिन पुराना सब्जी रखा है, मतलब कुकिंग करके रखा हुआ है और वह खा रहे हैं, इससे अस्थि क्षय, ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। या बहुत ज्यादा नमक वाली चीजें नहीं खाना है, या फिर बहुत ज्यादा खट्टी चीजें, टोमेटो सॉस या जो अलग अलग सॉसेस रहते हैं वह नहीं खाना है, या फर्मेंटेड आइटम नहीं खाना है, और जिसमें क्षार बहुत ज्यादा है ना, अल्कलाइन जो बेकिंग सोडा वगैरह डाल के, प्रिजर्वेटिव डाल के जो रहता है, वह चाइनीज फूड आइटम जिसमें सोडा रहता है, वह अस्थि का क्षय करता है। क्षार जो है ना, वह जरूर क्षय करता है। तो इस तरह से, और दूसरा आयुर्वेद में क्या बताया है कि स्निग्ध आहार अगर लें, स्निग्ध बस्ती लें, कटी बस्ती लें, नस से लें, अभ्यंग करें, तो अस्थि की रुक्षता नहीं होगा और वह अस्थि मजबूत रहेगा। मैं हमेशा बताता हूँ कि दीपन पाचन करके घी मैक्सिमम खाना चाहिए। मेरे पास एक यहाँ के पॉलिटिशियन आते थे 2008 में, तो वो बोलते थे कि मतलब उनको कुछ और बीमारी था, बोन्स का बीमारी नहीं था, कुछ और बीमारी था। तो वो मेरे पास आए और वो मुझे बताते थे कि मैं जब यंग था ना, तो पहले के जमाने में मिट्टी के दीवारें होती थी, ईंट और मिट्टी से वो बनाते थे, तो लेकिन वो भी मजबूत होती थी पहले के जमाने में। तो वो 1 किलो भैंस का घी दिन भर में खा जाते थे। और वो क्यों खाते थे, क्योंकि वो जो तालीम वाले लोग रहते हैं ना, पहलवान लोग रहते हैं, वो पूरी दिन भर एक्सरसाइज, जैसे पहले के जमाने में जिम नहीं होता था, तो वो पहलवानी करते थे दिन भर, युद्ध कला और फिर एक्सरसाइज करना और ये सब करते थे ना, तो वो 1-1 किलो भैंस का घी, अंडे, नॉनवेज वगैरह सब पचा लेते थे। और उनके एक दोस्त है, वो बोले कि मैं तो 1 बाल्टी भैंस का दूध पी लेता था उस जमाने में। मतलब इतनी अग्नि उनकी प्रदीप थी, उतना फिजिकल वर्क भी करते थे, खेत में भी काम करते थे, और पूरा दिन में 10 लीटर तक भैंस का दूध पी लेते थे, मतलब बाल्टी भर के इतना पी लेते थे अग्नि को प्रदीप्त करते हुए। तो वो लोग ऐसे बता रहे थे कि हम में इतनी ताकत होती थी कि हम लोग ना, जो मिट्टी का जो दीवार होता था, वो सिर ऐसे करेंगे ना तो फुट जाता था, इतनी ताकत होती थी। एक बार पहले के जमाने में जो ये जो रहता था ना मोटरसाइकिल, जो राजदूत, तो वो सबसे अच्छा हैवी गाड़ी, बाइक माना जाता था उस जमाने में। तो वो एक बार जा रहे थे, तो गाड़ी कीचड़ में अटक गई थी, तो उनमें इतनी ताकत थी क्योंकि घी खाया था उन्होंने, इतना मजबूत थे, तो वो पूरा अकेले उन्होंने उठा दिया। कभी कभी ट्रैक्टर अटक जाता था, तो वो ट्रैक्टर ड्राइवर को बोलते थे कि आप चलाओ, पीछे से अकेले ट्रैक्टर को निकाल देते थे गड्ढे से, इतनी ताकत होती थी। और ऐसे हमने पढ़ा है कि पहले के जमाने में जो राजा महाराजा होते थे ना, जैसे शिवाजी महाराज वगैरह, तो वो लोग क्या करते थे कि उनके कितने किले वगैरह होते थे, तो वो किले से जंप मारते थे, तब भी हड्डियां नहीं टूटती थी। आजकल ये थोड़ा सा बाइक से गिर गए तो हड्डी टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। उस जमाने में वो लोग इतना घी का, क्योंकि फिजिकल वर्क भी होता था, युद्ध कला वगैरह, तो सुबह से शाम तक तलवार चला रहे, और लेकिन वो थकते नहीं थे, इतना फिजिकल वर्क होता था। तो अग्नि भी अच्छी रहती थी, धात्वग्नि भी, मांसाग्नि भी, सब अच्छी रहती थी, भूताग्नि भी अच्छी रहती थी।
तो वो लोग घी का सेवन बहुत ज्यादा करते थे। जितना घी खाएंगे उतना मजबूत। जैसे पहले के जमाने में हरियाणा के एक पुलिस आए थे मेरे पास, वो बता रहे थे कि हम ना डॉक्टर साहब, हमारा जो डंडा होता है ना, पुलिस का डंडा, हम ना सरसों का तेल पिलाते थे, तो इतना मजबूत वो लकड़ी होता था, बांस का जो डंडा होता था पुलिस का, वो टूटता नहीं था। तो मतलब वो तेल का इतना ज्यादा मतलब जितना एब्जॉर्ब होगा ना उतना मजबूत होता है। तो इसीलिए आहार में स्निग्ध आहार होना चाहिए, घी का सेवन ज्यादा होना चाहिए, ब्रीहण करने वाली चीजें होनी चाहिए, वायु का अनुलोमन करने वाला चीजें वायु का शमन करते हैं। वात अगर बढ़ जाता है, रुक्षता बढ़ जाती है, और वार्धक्यावस्था हो गया या मेनोपॉजल एज हो गया, उसमें क्या वायु बढ़ जाता है, तो अपने बोन्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। एलोपैथी के डॉक्टर्स जो मना करते हैं कि आप घी मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उससे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स का कितना अच्छा बिजनेस बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि आयुर्वेद का बेसिक प्रिंसिपल है कि स्निग्धम अश्नियात, खाने में घी का सेवन, स्निग्ध अश्नियात, अश्नियात मतलब खाना चाहिए, कभी भी खाना खाना है तो स्निग्ध मतलब घी वाला खाना करना चाहिए। अगर अब नहीं खाएंगे वो, और आजकल जो आ गया डबल रिफाइंड तेल, बार बार रिफाइंड, आप सरसों का तेल, कच्ची धनी का तेल देखिए और डबल रिफाइंड देखिए, तो उसमें वो पानी जैसा रहता है, स्नेहांश ही निकाल दिया जाता है डबल रिफाइंड में। या फिर जो पैराशूट का जो तेल आ रहा है उसमें से स्निग्धांश निकाल दिया डबल रिफाइंड, चिपचिपा बनने होने चाहिए, जबकि स्निग्धता चाहिए। स्निग्धता कहाँ चाहिए? तो बोन्स के लिए चाहिए, ज्वाइंट्स के लिए चाहिए। जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है ना वो हमारे बॉडी में चाहिए, तो वो क्या करता है, लीवर का फंक्शन अच्छा करने के लिए। लंग्स में भी स्निग्धता चाहिए, हम ब्रीदिंग करते हैं ना तो कंटिन्यू लंग्स का काम होते रहता है, वहां स्निग्धता नहीं रहेगी तो बहुत सारी बीमारी होती है, ब्रोंकिएक्टाइटिस हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, स्निग्धता चाहिए वहां पे। लीवर का फंक्शन हो गया, किडनी का फंक्शन हो गया, सभी जगह स्नेहांश चाहिए। और ये अपने आचार्य ऋषि मुनि लोगों को मालूम था, इसलिए वो बोलते थे स्निग्धम अश्नियात, खाने में घी का प्रमाण बहुत ज्यादा होना चाहिए। और जो लोग घी और दूध वगैरह खाते हैं ना उनको एक तो फर्टिलिटी भी बहुत अच्छी रहती है, और दूसरा उनके बोन स्ट्रांग रहते हैं। तो इसलिए घी का बहुत ज्यादा, स्नेहन का बहुत ज्यादा महत्व है। तो जिसको भी अस्थि पोषक आहार का सेवन करना है वो करे, और ये वायु को कम करने वाली चीजें खाएं, तो कभी भी बोन्स की विकृति नहीं होगी। और जो एज अनुसार जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऑस्टियोपेनिया होता है, ज्वाइंट पेन होता है, बैक पेन होता है, सैक्रल बोन में पेन होता है, वह कभी भी नहीं होता है। और दूसरा बात है कि अब ये स्नेहांश का मतलब बोन से रिलेटेड ही नहीं है, अस्थि धातु का क्षय। अस्थि धातु मतलब पूरे शरीर में जो भी धारण करने का जो तत्व है वो अस्थि धातु है। जैसे कि आईज में भी रेटिनल डिटैचमेंट हो रहा है, रेटिना जो है ना उसकी धारणा शक्ति वीक हो गई, इसलिए वो डिटैच हो गया। इसलिए ट्रीटमेंट में मैं हमेशा बताता हूँ कि शीरबला तेल का नस से लीजिए। शीरबला तेल, शीरबला में तिल तेल है, तिल में नेचुरल कैल्शियम होता है, तो वो एक तरह से अस्थि धातु को दे रहा है और स्नेहन दे रहा है, स्नेहन दे रहा है। और ऊपर से हम घृत खिलाते हैं, जैसे महात्रिपला घृत हो गया, और तो दवाइयां देते हैं, लेकिन धारणा शक्ति, वेरिकोज वेन्स में भी धारणा शक्ति कम हो जाती है। अभी बहुत सारे लोग, आप लोग देखेंगे जो 70-80 क्रॉस करते हैं एज में, तो वो लोग पहले स्ट्रेट चल रहे होते हैं, धीरे धीरे वो लोग झुक झुक के चलने लगते हैं। एक तो मेरे पास एक मौसी आती थी, अज्जी, वो ना गांव से आती थी, तो वो 90 डिग्री में बेंड हो गई थी, इतना उनका ये पूरा पोस्चर ऐसा हो गया था। तो वो मुझे बोले कि आप सीधा कर सकते हो क्या मुझे? मैंने कहा हाँ जरूर मैं कर सकता हूँ। मैंने उनको बस्ती दिया 3 महीना, मात्रा बस्ती कंटिन्यू बुला बुला के दिया, और एकदम वो स्ट्रेट हो गई, वो पूरा अच्छी हो गई। तो सोचिए इतना ज्यादा महत्व है हमारे बोन्स को ताकत देने का पूरे। तो स्नेहन होना बहुत जरूरी है। और अस्थि पोषक आहार तो मैंने बहुत सारी चीज बता दिया। ऐसे औषधियों में हम प्रवाल पंचामृत, जो सुधा कल्प है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, शंख भस्म, प्रवाल पिष्टी, कामदुधा रस, गैरिक भस्म, ये सारे जो है ना, मोती पिष्टी, ये सारे क्या है, ये कैल्शियम के रिसोर्सेस हैं। अब प्रवाल देखेंगे तो समुद्र के नीचे मिलता है प्रवाल, कोरल, और मोती है वह भी समुद्र में मिलता है। ये सब कैल्शियम कार्बोनेट है, और आयुर्वेद में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। तो इसलिए अपने बोन्स को स्ट्रांग रखने के लिए हमें खुद भी वो सेवन करना चाहिए, और पेशेंट लोग को भी बोलना चाहिए कि आप लोग ये बस्ती, घृतपान और ऐसे आहार विहार करें, तो कभी भी कोई भी बीमारी नहीं होगी। अभी इस पे आदित्य सर कुछ बोलना चाहेंगे? मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया हूँ। आदित्य सर आप कुछ बोलिए, कैल्शियम डेफिशिएंसी में क्या देना चाहिए आपके हिसाब से, मॉडर्न साइंस के हिसाब से?
हाँ सर, हम मॉडर्न साइंस में ये पाया गया कि कैल्शियम डेफिशिएंसी या हड्डियों का जो ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है उसमें या तो विटामिन विटामिन डी कम पाई जाती है या कैल्शियम कम पाया जाता है। और फिर आजकल थोड़े नए मेडिसिन आ गई हैं, जो नए ड्रग्स आ गए हैं जो बोन को बोन का जो डायनेमिक स्टेट रहता है उसको हॉल्ट कर देते हैं। मतलब उसका फंक्शन ही रोक देते हैं, उसको सूखी लकड़ी की तरह जैसे बोलते हैं बना देते हैं। तो वो ना एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्प्शन भी रुक जाता है। तो अब जैसे सर विटामिन डी है, वो भी फैट सॉल्युबल विटामिन है। मतलब वो उसके जो गुण है वो ऐसा पाया गया है कि फैट या जहाँ पे भी तेल घी ये सब उसमें ही उसी धातु में वो बनती है। मतलब जो अगर एनिमल्स में भी रिच रहती है तो वहीं पे धातु में बनती है और उसी में डिसॉल्व होती है। तो वो जो विटामिन डी है वो ऑयल्स के साथ एसोसिएटेड पाया गया है। तो एक तरह का उसको अब तो हार्मोन भी बोलने लगे। तो हमारे यहाँ पे तो बस यही है कि कैल्शियम दो, विटामिन डी दो, विटामिन डी मॉलिक्यूल को निकाल के दो, जो जहाँ बनता है उसका जो सोर्स है उससे कोई लेना देना नहीं। और फिर जो आजकल जो नए ड्रग्स आ गए पामिड्रोनिक जोनिड्रोनिक, जो बोन्स को नॉन डायनेमिक और नॉन फंक्शनल और ब्रिटिल कर देते हैं। मतलब ज्यादा दो तो वो रुक्ष हो जाती है, अंदर रुक्षता बढ़ा देती है, लेकिन टूट मतलब उसमें डिसॉल्व डिसॉल्व हो रहा है, यानी वो सख्त नहीं है। कुछ उसमें कुछ ऐसे भी गुण हैं बोन में जो उसको प्लायबिलिटी देते हैं, जो तो उसको और वात को प्रकोप करा देते हैं, लेकिन हड्डियों में दर्द कम कर देती है, इसे मार देती है हड्डी को एक तरीके से, ऑस्टियोक्लास्ट को खत्म कर देती है। तो हाँ, हमारे में सर यही है। जो कैल्शियम है वो भी इनऑर्गेनिक है, कार्बोनेट देते हैं कैल्शियम, यूजुअली कार्बोनेट देते हैं। तो एस्कॉर्बेट भी रहता है, लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन बस इनऑर्गेनिक है। और बस मतलब वो जिस तरीके से जो हमारे हर्बो मिनरल प्रिपरेशन रहते हैं जो गहरे लेवल पे चेंजेस लाते हैं बॉडी के मेटाबॉलिज्म में, वो नहीं है हमारे पास। इनऑर्गेनिक कैल्शियम है कार्बोनेट टाइप का। और सर मैंने खुद भी देखा है, जैसे मैं तो प्रबल इन सब पे आ ही नहीं रहा, ये तो बहुत अच्छी चीज है। जैसे सिंपल जो कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना रहता है उसको अगर अनार के जूस के साथ और ये दही के साथ मिला के या दाल के साथ मिला के देते हैं तो उसकी अवेलेबिलिटी, मतलब भले उसकी क्वांटिटी कम रहती है लेकिन जिस तरह से वो फंक्शन करता है बॉडी में, उसकी बायो अवेलेबिलिटी या जिस तरह से फंक्शन करता है वो डिफरेंट रहता है। जैसे मेरा ऐसे ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन है तो हम लोग एफेरेसिस या हम लोग जैसे एक सिट्रेट करके एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं ब्लड में। तो उसके लिए हम जैसे अगर किसी को कैल्शियम कार्बोनेट दें और किसी को चूना खाने को बोले, मतलब इस तरीके से शोधित मतलब तरीके से, तो वो जो लोग चूना खाते हैं उन पे ज्यादा अच्छा इफेक्ट मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट से। अब मैं बाकी मेडिसिन पे तो आया ही नहीं, सो डेफिनेटली बहुत बड़ा जो आज आपने अच्छा टॉपिक लिया है और हमारे अ, ऋषियों के ज्ञान को वापस आपने मतलब हमें बताया है। थैंक यू सर। जी। बाकी लोग बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? मंदाकिनी मैम, आप अस्थि पोषक आहार के बारे में क्या सोचती हैं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से? मंदाकिनी मैम सुन पा रही हैं? डॉक्टर रश्मि गुप्ता मैम आप कुछ बताइए। अर्चना मैम कुछ बताना चाहेंगी? आशा गुप्ता मैम अनम्यूट कर पा रहे हैं आप लोग? हाँ रश्मि मैम बताइए, म्यूट हो गया। कुछ बोलिए आप लोग। वैद्य इशुकांत जी कृपया बोलिए। प्रणाम सर। हाँ जी मैम बताइए। सर मैं पूरा लेक्चर नहीं सुन पाई, पेशेंट था। तो सर यही है ना, कैल्शियम के टॉपिक पे चल रहा है ना सर? हाँ, कैल्शियम डेफिशिएंसी अगर रहा तो क्या जी देना सर। चाहिए, क्या तो आपका विचार है? जी ज्यादातर तो मैं सर लाक्षादी भूगोल अस्थि पोषक वटी या अस्थि मज्जा पाचक सर ऐसे देती हूँ, या फिर दही में राइस ग्रेन के बराबर या दाल में चूना डाल के खाने को भी डेली कुछ दिनों तक बोलती हूँ सर। तो उससे भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी पूरी होती है। हेलो। ठीक है, बहुत अच्छा बताया मैम आपने। श्वेता मैम आप कुछ बताना चाहेंगी इस टॉपिक पे? श्वेता मैम कुछ बताइए। वैद्य इशुकांत जी बताइए। जी 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 सर। जी सर, मेरा इसमें अगर मैं बेसिक में अगर यहाँ पे जाऊँ तो जो हमारे जितने भी जो अस्थि पोषण करने वाली औषधियाँ हैं वो सिंपल चरक के जो महाकषाय है,
षड विवेचन शताशीति अध्याय में। तो यहाँ पे जो महाकषायों का वर्णन सर बहुत अच्छा है। जैसे कि मैं इसमें अगर जो औषधियाँ देता हूँ विधित सिद्ध करके, तो मैं ज्यादातर इसमें जो ब्रह्मणी महाकषाय कषाय है, संधानी महाकषाय है, वही स्थापनी महाकषाय, इसको देता हूँ। क्योंकि सर वही स्थापन का तात्पर्य है सर किसी भी किसी चीज पे रोकने वाला और उसको पुनर्स्थापन करने वाला या पुनर्निर्माण करने वाला। तो सर यहाँ पे जैसे कि क्षय स्थिति होती है अस्थि की, तो वहां पर ये अच्छा काम करते हैं सर। जैसे कि अमलकी है, वो अस्थि मज्जा पाचक में भी इसका वर्णन है सर। तो इसका वर्णन वही स्थापनी महाकषाय में भी मिलता है। और गुरुची है आपका, हरिकी है, इसे घृत सिद्ध करके अगर दिया जाए और तो इसमें बहुत लाभ होगा सर पेशेंट को। अगर संधानी महाकषाय है सर, तो वहां पर संधानी महाकषाय में मुलैठी है और कई में जलज मुलैठी है, मोक्ष रस है, लोध है, ये सभी का अगर घृत सिद्ध करके दिया जाए युक्ति पूर्वक सगामी तो शक्ति देखते हुए, तो वही बहुत अच्छा लाभ करता है सर। ब्रह्मणी महाकषाय है वराही करने का, अगर घृत सिद्ध करके दे दिया जाए तो मांस को पुष्ट करने वाला और अस्थि को पुष्ट करने वाला ये सबसे अच्छा ड्रग्स है। साथ में चूना का तो बता ही दिया, इसको हम देते ही हैं चूना, वो दूध में डालकर या चने के दाने के बराबर। और सर जैसे एक हथ जोड़ का जो वृक्ष वो आता है सर, लता के समान होता है हथ जोड़। जी जी बोलिए बोलिए। आपका आवाज चला गया सर। ठीक है, अर्चना मैम आप बताइए। श्वेता मैम कुछ बोल रही थी हाँ आप सर। लोग। जी मैम। हाँ सर, यही सर, हम केला, अंडा, नाचनी, तिल, नारिकेल और दूध, इससे बनाए हुए जो है खीर वगैरह ये भी बोलते हैं सर। चावल की होती है खीर, सूजी की भी खीर बनाते हैं, अंजीर भी, इसमें भी ज्यादा कैल्शियम है, सोयाबीन में भी बहुत ज्यादा मात्रा में है। चूर्णोदक भी बोलती हूँ सर पेशेंट को, और चूर्णोदक का बस्ती भी दिया जाता है सर। डिंग का लाडू भी बनाते हैं। सनलाइट का भी सर यूज करना चाहिए मॉर्निंग के, और उड़ीद दाल भी यूज करते हैं सर हम लोग। और प्रवर, पंचामृत, प्रविष्ट, यही सर सारा यूज करते हैं। अस्थि पोषक वटी होता है, कामधुता होता है, ये सब सारा यूज करते हैं सर। थैंक यू सर। जी बहुत अच्छा बताया मैम आपने। अब श्वेता मैम आप कुछ बताइए। जी सर, बहुत अच्छा टॉपिक लिया सर आपने। और यही सब कैल्शियम जो आपने बताया वही हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें राजगिरा भी यूज़ करते हैं बहुत। और जो महाराष्ट्र में उपवास का थालीपीठ बनता है उसमें राजगिरा, सिंगाड़ा, ये इनका ही सब यूज़ होता है। तो वही अच्छा, वही मैं भी पेशेंट को बोलती हूँ उसी हिसाब से खाने को। और जैसे रागी रहता है, मतलब नाचनी, उसमें भी बहुत कैल्शियम रहते हैं सर, तो वो भी बहुत यूज़ करती हूँ। और जैसे गेहूं के, जैसे हमारे गांव में दिवाली के वक्त गेहूं के लड्डू बनते हैं, तो गेहूं का मतलब गेहूं भिगो के उसका सत्व निकाल के घी में पकाते हैं, तो वो भी अच्छा है, कैल्शियम का अच्छा एक स्रोत है। और मेथी की जो मेथी सीड्स के रोटी बनती है, वो भी एक अच्छा ये है। तो सर ये आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा था, क्योंकि इसमें पेशेंट को क्या देना है और ज़्यादा बताने के लिए अच्छा हो गया सर। थैंक यू सर। जी ठीक है, आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? माधुरी मैम आप कुछ बताइए। डॉक्टर माधुरी गोले मैम आप कुछ बताइए मैम। जी मैम। सर ये कैल्शियम के ऊपर चल रहा है ना ये टॉपिक हाँ सर? हाँ, अस्थि पोषक आहार। सर आहार तो मैं टैबलेट में तो प्रवाल, पंचामृत ऐसा देती हूँ, कामधुता, नहीं तो अस्थि पोषक वटी। सर अस्थि मज्जा पाचक भी देती हूँ पहले ये करने के लिए, दीपन पाचन करके फिर औषध जाती। और मैं सर घी भी देती हूँ सर ऐसे। और सर अभी यही आया आधार है। और आहार में सर ये देती हूँ, डिंग का लड्डू रहता है ना सर, डिंग का हम लोग हाँ, पराठा। गोंद का लड्डू, गोंद का। हाँ हाँ, गोंद का वो लड्डू, नहीं तो बेसन के लड्डू घी में भून के, ऐसे सर खाने में बोलते हैं सर। और नॉनवेज में मैं माउंस रस बोलते हैं ना, वो पाया सूप वगैरह रहता है ना सर, ऐसा वो जी सब बोलती हूँ सर लेने के लिए। जी तो अच्छा फायदा होता है सर ये सब टैबलेट से, जी। आराम आता है। सर ये अस्थि श्रृंखला का कोई घृत फॉर्मुलेशन भी आता है क्या? हाँ आता है, अस्थि श्रृंखला वटी आता है, घृत भी आता है, आता है। अच्छा सर, और ये इसके अलावा प्रबल का या किसी और का घृत फॉर्मुलेशन आता है क्या? नहीं वो मुझे नहीं पता, कोई बनाता होगा लेकिन मुझे नहीं पता। इसका प्रवाल पंचामृत गोली ही आता है,
गोदुग्ध भावित। जी एक अर्कशीर भावित होता है जो कंपनियां बनाती है, लेकिन वो मुंह में लेते ही ऐसे कट जाता है, छिल जाता है, क्योंकि अर्कशीर जो रहता है उसमें क्षार होता है बहुत ज्यादा, और गोदुग्ध भावित जो रहता है वो सौम्य रहता है, वो 10 गोली भी खा लिया तो पेट में तकलीफ नहीं होगी। अर्कशीर भावित जो रहता है वो बहुत स्ट्रांग रहता है। और सर इसका अनुपान में कुछ पता है, जैसे कि अगर प्रबल गुलकंद के पंचामृत साथ को हम घी लोग के देते हैं। साथ। अभी ये रश्मि मैम आप बताइए, वो बालों का आपको अच्छा रिजल्ट है ना, गुलकंद के साथ दिया था ना आपने, रश्मि गुप्ता मैम? जी सर, जी सर। हाँ बताइए। सर मैंने प्रवाल पंचामृत गोदुग्ध भावित दिया था गुलकंद के साथ। तो सर, और वैसे भी मैं जो चूर्ण बनाती हूँ सर, उसमें आंवला की रसायन, थोड़ा सा तिल तेल, थोड़ा सा तिल तेल कर तिल सीड्स डालती हूँ, थोड़ा सा गुड़ची उसमें डालती हूँ। तो सर ये चूर्ण भी मैं सुबह एम्प्टी स्टमक देती हूँ पेशेंट को। नहीं, वो हेलो। उनको क्या फायदा हुआ जिनको प्रवाल पंचामृत दिया था, उनको क्या फायदा हुआ? सर उनको अच्छा रिजल्ट मिला हेयर क्या फॉल में। क्या रिजल्ट मिला? बाल गिर रहे थे सर बहुत उनके ना, तो गिरने बंद हो गए। बंद देखिए मतलब आदित्य कैसे सर तो नहीं कहूँ जी, हाँ मैम सर। क्या बाल एज थी गिरते पेशेंट हैं। की, एज क्या एज थी? ऑल 45। अरे अच्छा, जी जी सर। आरती सर। मैम और ये जो हाँ बोलिए। आपने जो जो वृद्ध लेडी जो 90 डिग्री पोस्चर पे स्टूप करके हाँ आती थी ऐसे आगे बेंड कर, हाँ हाँ। तो सर ये 3 महीने की बस्ती आपने शीरबाला मात्रा से? बस्ती मैंने 101 आवर्ती वाला शीर बला तेल का मात्रा बस्ती 90 डेज दिया, और उसके बाद वो सीधा ही हो गई, सीधा हो गई, तो वो फिर झुक के नहीं चल रही थी। आजकल क्या है ना, ये पोस्चर में जो चेंजेस हो रहे हैं ना, बैकबोन वीक है बहुत ज्यादा, तो शीर बला से बल देता है वो, और दूध रहता है उसमें, नेचुरल कैल्शियम रहता है। और सर जैसे कि उनको इंटरनली 2-2 चम्मच इनको 3 टाइम पीने के लिए दिया जाए तो सर, वो भी अगर अच्छा है, वस्तु नस देने से का देने से। वो ना। अभी वो हमारी अनुरिता मैडम है ना, उनको मैंने दिया, उनको पूरा ये हो गया था, ये स्कोलियोसिस था, जी। काइपोसिस था, तो उनका पूरा बैकबोन कितना स्ट्रांग हो गया, अभी क्रिकेट खेलती हैं वो, तो ये सर होता है नस से। हाँ जी, सर सर लाक्षादी कुकुर अच्छा काम करता है सर। 100% लाक्षादी गुगुल है, तो फिर मैं वो खुद सिंगाड़ा खा का। रही हूँ। हाँ मैं खुद ले रही हूँ, बहुत अच्छा है हेयर के लिए अगर, बहुत अच्छा है सर। और जी इतना अच्छा हम बोलते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा फर्क आता है उससे लाक्षा। पेशेंट हाँ भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। हाँ, लाक्षा में नेचुरल कैल्शियम रहता है ना, लाक्षा गुगुल। फिर हाँ जी, सारे सुधा वर्ग हम दे सकते हैं ना इसमें तो। हाँ, अच्छा शोधन मारण हुआ होना चाहिए, वही जी। इम्पोर्टेंट। नींबू सोरस में जो मैंने शंख अपने भस्म बहन बनाते हैं। मैंने अपने बहन छोटी बहन को चालू किया ना लाक्षा, सर हाँ उसका हेयर फॉल बंद हो गया। और नेल्स सर, उसके नेल्स है ना बहुत खराब हुए थे, तो हाँ, वो हफ्ते भर में वो सब नेल्स ठीक होने लगे। लाक्षादी को सिर्फ लाक्षादी मैंने चालू किया अच्छा। सर। हाँ सर, बहुत अच्छा रिजल्ट है। सर लाक्षा भी रेजिन है और गूगल भी रेजिन है, हाँ इन दोनों का सर कॉम्बिनेशन। आपने हाँ, सिर्फ लाक्षा कैसे दिया, मतलब कौन सी? समझ नहीं लाक्षादी आया। को जो पानी के साथ ही दिया मैम, मैंने दो दो लाक्षा दी एक तो एक की बूंद, दो दो? ओके ओके, ठीक है हाँ ठीक हाँ, है, कितना, थैंक यू। एक एक दिया कि दो दो दिया आपने? दो दो सर दिया, 3 टाइम दिया था पहले मैंने, अभी 2 टाइम किया है उसको। पर हाँ सर बहुत, वो तो बहुत खुश है उसका। वो डेंटिस्ट है मेरी बहन, तो उसका पीठ दर्द हमेशा काम रहता है ना, ये बहुत मेहनती काम है सर उनका। तो हाँ फिर उसका सब दर्द रहता है, और ये नेल और हेयर सब मतलब बहुत ही, तो वो सब अभी रुक गया है सर, सब अच्छा है। जी सिर्फ लाक्षादी चालू जी। तो माधुरी मैम आप क्यों नहीं डेंटिस्ट बनी, आपको क्या पसंद था? किया। सर उस वक्त मुझे नहीं एडमिशन मिला, जो मिला मैंने अभी, मैं खुश हूँ जो है। फिर अपना क्या, अपना जो जगह है ना सर, वो बराबर रहता है सर। तो आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने में अच्छा लगा, डेंटिस्ट होती तो हाँ उतना खुश अच्छा नहीं लगता होती? है, वो तो है सर, अच्छा लगता है। जी ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए माधुरी मैम सर आयुर्वेदिक डॉक्टर बन के कितना खुश हैं। सर इसमें चंदन वाला लाक्षादी तेल की वस्ती भी सर बहुत अच्छा काम करती है ना। हाँ, असली। और जिसको भी पेन होता है ना, बोन्स का पेन होता है, कमर दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें लाक्षा है ना, चंदन बला लाक्षादी तेल। मेनोपॉजल सिम्टम्स में ऑस्टियोपोरोसिस रहता है, कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी सर, ये डेफिशिएंसी। वस्ती सर आपने एक पेशेंट में, मेरे को एक बच्चे में बताई थी, 7-8 ईयर्स के बच्चे में सर, तो उसका जी काफी सर उसके बाद पेन नहीं हुआ उसको चंदन वाला लाक्षादी तेल से, और उसके जो बोन स्ट्रेंथ है
मतलब ऐसे मैंने कुछ चेक नहीं कराया, बट सर उसको मतलब काफी अच्छा लगने लगा उसके बाद, चंदन बना लाक्षादी तेल की वस्तु जो बताई थी आपको। अच्छा, और आपको मालूम है, एक आप गूगल पे सर्च करिए, स्टिकलेस सिंड्रोम करके आता है। स्टिकलेस सिंड्रोम, उसमें बोन्स जो रहते हैं ना पूरा बहुत ही बेकार हो जाते हैं। तो उसमें मैंने ये सब दिया था, लाक्षादी गुगुल, फिर प्रवाल पंचामृत, अस्थि पोषक वटी और बस्ती दिया था। तो बहुत अच्छा फायदा हुआ। एलोपैथी में ऑटो इम्यून डिजीज है। सर जो किस चीज अपना का वस्ती दिया अपना था जो आपने? मेरे को 6 महीना लग गया था, वो बच्चा आया था लखनऊ से। सर किस चीज यस का मैं वस्ती ठीक दिया था, हूँ ये सर। डिजीज जो आप बता रहे हो? स्टिकलर स्टिकलर। स्टिकलर सिंड्रोम, बच्चे सर, बच्चा था, यंग एज होगी। हाँ हाँ, बच्चा था, 10-12 साल का था बच्चा। तो वहां पे लखनऊ में केईएम हॉस्पिटल है, वहां से रेफर किया था कि नहीं हो सकता, ये एम्स में ले जाइए। लेकिन वो मेरा नाम सुन के आए, मैंने 6 महीना इलाज किया, पूरा बच्चा ठीक ही हो गया। सर वस्ती सर किस चीज का दिया था? मैंने बस्ती बताया ना, शीरबला तेल दिया, कभी चंदन में लाक्षादी तेल का दिया, कभी मैंने लाक्षादी तेल का अभ्यंग कराया उसको बार बार। मैं बोलता था कि इतना तेल का अभ्यंग करिए, मतलब पूरा अस्थि पे काम किया मैंने, तो वो ठीक हो गया। हाँ। सर वो आगे आंखों में भी प्रॉब्लम होगी उससे ना? उसको पूरा बॉडी में सिस्टम में था ना, ऑटो इम्यून डिजीज जी है। सर, जी सर। ये सब ना ग्रेट। एलोपैथी में हम ढूंढेंगे कि इसका, एलोपैथी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो नहीं समझ आएगा, लेकिन आयुर्वेद से देखेंगे ना कि अस्थि धातु का पोषण होना चाहिए, अस्थि की अग्नि अच्छी होनी चाहिए, ऐसे सोच के करेंगे ना, पूरा पेशेंट ठीक होते हैं। जी सर। जी ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? सर वो तिक्तशील बस्ती भी दे सकते हैं ना बाद में? तक्षशिल बस्ती भी दिया था मैंने, बहुत सारा ऐसे लंबा लिस्ट है। मैंने यापना बस्ती भी दिया था, मुस्तादी यापन बस्ती भी दिया था, चेंज कर करके दिया था मैंने। और अग्नि को बढ़ाने के लिए मैंने कुछ ये आम पाचक वटी तो दिया ही था, मैंने आसव रिष्ट दिया था, जैसे बला रिष्ट, अश्वगंधा रिष्ट, जीर्काद्य रिष्ट, तकरा रिष्ट, ऐसे बदल बदल के दिया था, द्राक्षा रिष्ट, तो बदल बदल के दिया था। तो अग्नि अच्छा रहा, और फिर जल्दी जल्दी पोषण होते गया। और उसको बोला था कि आप बोन पीस का सूप पियो और केकड़े का सूप पियो, ऐसे उसने किया, पूरा ठीक हो गया। उस टाइम पे मेरे पास एक एमडी मेडिसिन की डॉक्टर आती थी, वो ऐसे मतलब कि कोई रिलेटिव को लेके आती थी, तो वो बोली कि ये बीमारी तो ठीक ही नहीं हो सकता, ये तो सिंड्रोम है और ऑटोइम्यून डिजीज है, स्टिकलेस सिंड्रोम। लेकिन वो जब ठीक हो गए तो वो इतना इम्प्रेस हो गए कि आयुर्वेद में ऐसा भी होता है। आप लोग भी ऐसे केस लिया करिए और आयुर्वेद से सोचा करिए कि हम कौन सा धातु कौन सा क्या है, तब हो जाता है। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। वैद्य ईशुकांत जी बोले फिश ऑयल काम करेगा, इस पर तो आदित्य सर बताएंगे। तिल सीड डेली, रश्मि मैम बोल रही है, तिल में होता है ना, स्नेहन भी होता है, और ये फिश ऑयल का काम क्या होता है, आदित्य सर कृपया आप बताएंगे। कॉड लिवर ऑयल। सर फिश ऑयल सर, जैसा बेसिकली वो म्यूट हो गया सर आपका। सर जैसे घृत रहता है ऐसे ही वो, मतलब क्योंकि ये एनिमल प्रोडक्ट रहता है तो बॉडी इसको जल्दी अपना मान मान लेती है, तो एब्जॉर्प्शन इसमें अच्छा रहता है। लेकिन सर फिश ऑयल्स भी कितने जेन्यून हैं और कैसे बने गए हैं उस पे रहता है सर। जी तो जैसे अनुरिता मैम मंगाती थी इंपोर्ट करके फिश ऑयल्स, जी और फिर उसकी क्वांटिटी भी सर एक वो बैरियर रहती है कि आप कितना क्वांटिटी दे पा रहे हो, क्योंकि वो ऐसा 1 लीटर तेल ऐसे तो बहुत महंगा पड़ता है वो। जी सर यूज कर सकते हैं उसको, लेकिन फिर किस क्वांटिटी में लिया जा रहा है, किस क्वांटिटी में कंजम्पशन हो रहा है, वो भी इम्पोर्टेंट रहता जी है। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? नहीं, तो अभी हम ये सेशन बंद करते हैं, अब हम 8:15 पे मिलेंगे। आप सभी लोग का थैंक यू। और मेरा लेक्चर देखिए, हर रोज एक नया टॉपिक पे होता है, मैं एक ही चीज को रिपीट नहीं करता हूँ, हर रोज नया नया। आयुर्वेद को ही पढ़ना है, लेकिन नया नया टॉपिक से। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।